हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का ग्रामर भाषा की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्लासेस शुरू करते हैं। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। अर्थात भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, बातचीत या लिखकर मतलब अपने विचार एक दूसरे को जिन जिन माध्यमों से प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित और कथित रूप से दूसरों को समझा सके, दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। मतलब लिखित द्वारा या अपने शब्दों के कथित रूप के दूसरों को समझा सके या दूसरे भावों के द्वारा या अन्य भाव हो गए जिसके इशारों में या वगैरह वगैरह कोई भी मतलब किसी भी इशारे से हम दूसरे को अपनी भाषा, अपनी मतलब को समझा सके, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। अब सरल शब्दों में सामान्यतः भाषा मनुष्य के सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। किसे कहते हैं? सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं भाषा। वाणी को भाषा कहा जाता है। आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने और समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल खेले होगी। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। ऐसे ही आदि मानव के साथ होता था। मतलब पहले जो आदि मानव थे अपने बातों को समझाने में किस तरह करते थे इसके में बताया गया है। इस असुविधाओं को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनि को मिलाकर शब्द बनाने का आरंभ किया। जो पहले के लोग थे, आदि मानव थे, उनको मतलब बातचीत, अपनी बात दूसरों को समझाने में बहुत कठिनाई होता था। इसलिए उन्होंने ना मतलब कुछ शब्द जो उनके मुख से शब्द ही निकलता था उनको उन्होंने ही जोड़ जोड़ के कुछ मिलाकर शब्द का आरंभ किया था। शब्दों के मेल से बनी भाषा होती है। शब्दों के मेल को बनी भाषा होती है। भाषा शब्द संस्कृति के भाव धातु से बना है। किसी संस्कृति के भाव धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। कक्षा के अध्याय अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उसकी बात समझते हैं। जैसे कि स्कूलों में ही देख लीजिए, जब टीचर अपने बात कुछ भी चैप्टर होता है या लेसन होता है समझाने के लिए एक्सप्लेन करते हैं, बोल के ही करते हैं ना। और मनुष्य मतलब कि जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब विद्यार्थी होते हैं, वो सुनकर से समझते हैं। तो शिक्षक है जो मतलब कि अध्यापक है, अपनी भाषा को बोलकर प्रदान करे किसी विद्यार्थियों को सुनने की बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है। मतलब जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, अपने मन के भाव को बोलकर ही माता पिता से व्यक्त करते हैं और वह इसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं। अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जा सकता। जैसे पक्षी हो गया, पशु हो गया, वे मतलब चिचिहाते हैं या उनकी अलग अलग मतलब भाषा होती है, तो उनको भाषा नहीं कहा जाएगा। ठीक है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। फिर भी भाषा वैज्ञानिक ने इसकी अनेक परिभाषा दी है, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। हर में कुछ न कुछ त्रुटि पाई जाती है। आचार्य मतलब कि इसमें बताया गया है कि भाषा की परिभाषा निकालना नामुमकिन है। बहुत से वैज्ञानिक ऐसे थे जो मतलब भाषा की परिभाषा दिए, किसी में बहुत सी त्रुटियां पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है वगैरह, तो इसकी परिभाषा निकल ही नहीं सकता। आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव और विचारों की पूर्ण अथवा उसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय और सहयोग करते हैं। यादृच्छिक, रुद्ध,
ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। ये थोड़ा टफ लैंग्वेज में है। यहाँ 3 बातें विचारणीय हैं। भाषा ध्वनि संकेत है। भाषा ध्वनि संकेत है। वह यादृच्छिक है। यह रूढ़ है। आइए पढ़ते इसके में। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं होता। केवल संकेत करना ही भाषा नहीं होता। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है, गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को कभी लोग ठीक समझ भी नहीं पाते, ना इनके विचार भी सही व्यक्त हो पाते हैं। मतलब जो संकेत देते हैं तो कई बार होता है कि कुछ लोग नहीं समझ पाते, जिन्हें पता है इन संकेतों का मतलब बस यही समझ पाते हैं, इसलिए इन्हें भाषा के रूप में इतना महत्व नहीं दिया जाता है। सारांश यह है, भाषा का सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। सारांश मतलब ये है कि भाषा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हम जो बोलते हैं वही भाषा हो सकता है, और जो इशारों में हम कुछ बोलते हैं या कुछ प्रतीक दिखाते हैं तो ये एक जो जानता है वो ही समझ पाता है, और जिसे नहीं पता है तो इसका मतलब नहीं समझ पाता। इसीलिए इसका भाषा मतलब स्पष्ट, सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। भाषा यादृच्छिक संकेत। यादृच्छिक संकेत का मतलब यहाँ शब्द अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है यह बताना कठिन है। ये इसकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। परंपरा युगों में इसके प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्द का प्रयोग लोग अंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इसका प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं इसका कोई कारण नहीं है। ये प्रयोग तर्कहीन है। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी संस्कृति के अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जर्मन आदि। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिक ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार भाषा की परिभाषा दिए गए हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको स्पष्ट रूप से भाषा कहते हैं। उपयुक्त परिभाषा से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। अब इसका निष्कर्ष इस प्रकार, भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। मतलब संकेतों का परंपरागत मतलब जो पहले से चला आ रहा है, और रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों और विचारों का विनिमय होता है। जो हमारे मन के अंदर भावनाएं होती है उसको हम अपने विचारों के द्वारा दूसरों के साथ व्यय कर सकते हैं, मतलब कि विनिमय कर सकते हैं, मतलब आदान प्रदान कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे विनिमय कर सकते हैं। भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज और वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन और विचार विनिमय में सहायक होते हैं। मतलब आंतरिक मतलब देश के अंदर और बाहर कार्यों, मतलब विदेश के बाहर कोई भी वस्तु का संचय, विनिमय, विचार विनिमय हो गया, विचार विनिमय करने में सहायक हो सकते हैं। हर वर्ग समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों से भिन्न होते हैं। मतलब हर वर्ग होते हैं, हर जाति हो गया, उन सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे हिंदू हो गया, हिंदू का हिंदी हो गया, मुस्लिमों के लिए उर्दू हो गया, कई भाषाएं, हर जात की अपनी अलग अलग भाषा होती है, तो उनकी भाषा मतलब आपस में समझ सकते हैं, सब अपनी जगह सही है। भाषा एक संप्रेषण के रूप में। अब भाषा एक संप्रेषण के रूप में। संप्रेषण एक व्यापक शब्द है। संप्रेषण के अनेक रूप हो सकते हैं। कुछ लोग इशारों से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। इस इशारा भाषा नहीं है। जो इशारों से बातें करती है वो भाषा नहीं है। भाषा की संप्रेषण का एक रूप है। संप्रेषण का एक रूप है।
भाषा के संप्रेषण में दो लोगों का होना जरूरी होता है, एक अपनी बात को व्यक्त करने वाला, दूसरा इस बात को ग्रहण करने वाला। मतलब भाषा में बताया गया है संप्रेषण में दो लोगों का होना विश्वास है, जो एक बोलता है और जो एक सुनता है। ठीक है, जो भी बात इन दोनों के बीच में संप्रेषित की जाती है उसे संदेश कहते हैं। भाषा में यही कार्य वक्ता और श्रोता द्वारा किया जाता है। संदेश को व्यक्त करने के लिए वक्ता किसी न किसी कोड का सहारा लेता है। जो वक्ता होता है किसी न किसी कोड का सहारा लेता है। वक्ता किसी न किसी कोड का सहारा लेता है। जो लिखा गया है, वक्ता किसी न किसी कोड का सहारा लेता है। कोई इशारों से तो कोई ताली बजाकर अपनी बात कहता है। मतलब कोई इशारों से कहता है कि इधर आ जाओ, इधर उधर जाओ, उधर जाओ, इशारे से बताता है, या ताली बजा के बोलता है कि सुनो मेरी बात सुनो। इस तरह इशारे करना, ताली बजाना एक प्रकार का कोड है। इसे कोड कहते हैं। मतलब सब अपना बना लेते हैं। फैमिली मेम्बर में देख लो, कोई भी पूछेगा एक इशारा ही दे देता है तो माँ समझ जाती है, और यही हम बाहर जाएंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। तो ये आपस में एक कोड बना लेते हैं, तो इसे कहते हैं। वक्ता श्रोता के बीच भाषा भी कोड का कार्य करता है। वक्ता और श्रोता के बीच भाषा भी एक कोड का कार्य करता है। भाषा में यह कोड दो तरह के हो सकते हैं। यदि वक्ता बोलकर अपनी बात संप्रेषित करना चाहता है तो वह उच्चरित और मौखिक भाषा है, कोड का सहारा लेना होता है। यदि लिखकर अपनी बात संप्रेषित करना चाहता है तो उसे लिखित भाषा का सहारा लेना होता है। ठीक है, सहारा लेना होता है। अब संप्रेषण के अंतर्गत वक्ता और श्रोता की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। जब पहला व्यक्ति अपनी बात संप्रेषित करता है तब वह वक्ता की भूमिका निभाता है, दूसरी श्रोता की, तथा वह दूसरी श्रोता व्यक्ति अपनी बात करता है तब वह वक्ता बन जाता है और पहला वक्ता श्रोता की भूमिका निभाता है। कुल मिलाकर यह स्थिति बनती है कि वक्ता पहले किसी संदेश को कोड में बदलता है। पहले वक्ता होता है अपने संदेश को कोड में पहले बदलता है और कोडीकरण करता है, और श्रोता उस संदेश को ग्रहण कर कोड से उसके अर्थ तक पहुंचाता है, उस कोड को विकोडीकरण करता है। और वक्ता और श्रोता के बीच कोडीकरण और विकोडीकरण की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। संदेश वक्ता और श्रोता के बीच होता है। संदेश किसका होता है? वक्ता और श्रोता। हमेशा याद रखना कि संदेश दो लोगों के बीच में ही होगा, जो संदेश दे रहा है और जो संदेश ले रहा है, तो वक्ता और श्रोता के बीच ही होगा। कोडीकरण नहीं होता है, वक्ता कोडीकरण बनाता है, तो विकोडीकरण नहीं होता, ये होता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वक्ता और श्रोता के बीच जिस कोड का इस्तेमाल किया जाता है उससे दोनों परिचित, अन्यथा दोनों के बीच संप्रेषण नहीं हो पाएगा। मतलब कि जो कोड बनाया जाता है तो ये हम जिसे बोल रहे हैं उसे पता होना चाहिए। इसका मतलब जिसे हम बोल रहे हैं इसका मतलब ही नहीं पता है तो इसका अर्थ ही क्या है? तो दोनों को ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी कोड हमने बनाया है, कोई संदेश मतलब कि संदेश देने के लिए जो भी हमने सिंबल बनाया है उससे ज्ञात होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं मानव संप्रेषण और मानवेतर संप्रेषण। संप्रेषण और विचारों का आदान प्रदान केवल मनुष्य के बीच ही नहीं होता, मानवेतर प्राणियों के बीच भी होता है। कुत्ते बंदर तरह तरह की आवाज़ें निकालकर दूसरे कुत्ते बंदरों तक अपनी बात संप्रेषित करते हैं। मधुमक्खियों तरह तरह के नृत्य कर दूसरी मधुमक्खियों तक अपना संदेश संप्रेषित करते हैं, परंतु मानवेतर प्रेषण को भाषा नहीं कहा जा सकता। भले ही पशु पक्षी तरह तरह की ध्वनियाँ उच्चारित कर संप्रेषण करते हैं, वस्तु भाषा का संबंध तो केवल मनुष्य मात्र से है। भाषा का संबंध मानव मुख्य से उच्चरित ध्वनियों के साथ है। यह दूसरे शब्दों में तो कह सकते हैं कि भाषा मानव मुख से उच्चरित होती है। भाषा एक प्रतीक व्यवस्था के रूप में, यह तो ठीक है, भाषा मनुष्य की मुख से वाक्येंद्रित
से उच्चारित होती है। वह पर उच्चारण के अंतर्गत मनुष्य तरह तरह की ध्वनि, स्वर, व्यंजन के मेल से बने शब्दों का उच्चारण करते। इस शब्दों से वाक्य बनता है। वाक्यों के प्रयोग से एक वार्तालाप करता है। एक ओर भाषा के इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, दूसरी ओर किसी न किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि किताब शब्द का हिंदी में अर्थ है जिससे प्रत्येक हिंदी भाषा भाषी परिचित है। दूसरी ओर यह शब्द किसी वस्तु यानी किताब की ओर भी संकेत करता है। यदि हम किसी से कहते हैं कि एक किताब लेकर आओ, तो वह व्यक्ति किताब शब्द सुनकर उसके अर्थ तक पहुंचता है, फिर किताब को ही ले आता है, किसी अन्य वस्तु को नहीं। अभी देख लो कोरी की तरह हो गया। अब जानते हैं ना किताब का मतलब क्या होता है। किताब का मतलब जान के इसलिए किताब लेके आते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि शब्द अपने में वस्तु नहीं होती, बल्कि किसी वस्तु का अभिव्यक्त करता है। उसी बात को इस तरह से कहा जा सकता है कि शब्द तो किसी वस्तु का प्रतीक सिंबल होता है। प्रतीक जिस अर्थ और वस्तु की ओर संकेत करता है, वस्तु वह संसार में सबके लिए समान होते हैं। अंतर केवल प्रतीक के स्तर पर ही होता है। किताब शब्द प्रतीक का अर्थ वस्तु किताब जो तो संसार में हर भाषी के लिए समान है। अंतर केवल प्रतीक के स्तर पर ही होता है। कोई उसे बुक कहता है तो कोई उसे पुस्तक कहता है। इस तरह प्रत्येक प्रतीक की प्रकृति त्रिरेखीय होती है और एक और वह वस्तु की ओर संकेत करता है और दूसरी और उसके अर्थ की ओर। प्रतीक हो गया वस्तु और पशु। जैसे घोड़ा का हिंदी में है अश्व, है संस्कृत में है हॉर्स, अंग्रेजी में कोनी है पुलिस में। यहाँ पे बताया गया है कि एक ही शब्द एक ही वस्तु का अनेकों नाम हो सकता है हर जगह पे। जैसे कि देख लो हिंदी में हम घोड़ा को ये कहते हैं। चलो हम किताब का लिख लेते हैं। किताब को हम हिंदी में कहते हैं किताब, और यही अंग्रेजी में देख लो इसको नहीं संस्कृत पुस्तक कहते हैं और अंग्रेजी में बुक कहते हैं। तो और भी अनेक लैंग्वेज में इसकी अलग अलग भाषा होगी। तो यही है बताया गया। घोड़ा को हिंदी में क्या कहते हैं, अश्व को संस्कृत में कहते हैं, हॉर्स अंग्रेजी में, कोनी पोलिस में कहते हैं। वस्तु प्रतीक वह है जो किसी समाज या समूह द्वारा किसी अन्य वस्तु गुण विशेषताओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए घोड़ा वस्तु पशु के लिए हिंदी में ध्वन्यात्मक प्रतीक है। घोड़ा संस्कृति में अश्व, अंग्रेजी में हॉर्स तथा पोलिश भाषा कोनी कहलाता है। दूसरी ओर सभी भाषा भाषियों के लिए घोड़ा पशु तथा उसका अर्थ समान है। इसी तरह लाल बत्ती संसार में सभी के लिए रुकने का और हरी बत्ती चलने का प्रतीक है। ध्यान रखिए भाषा का प्रत्येक शब्द किसी न किसी वस्तु का प्रतीक होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा में अर्थ ही कथ्य होता है, प्रतीक अभिव्यक्ति। अतः भाषा कथ्य और अभिव्यक्ति का सामरिक रूप है। प्रतीकों के संबंध में एक बात और ध्यान रखने योग्य है, यह है कि वस्तु के लिए प्रतीक का निर्धारण ईश्वर की इच्छा से ना होकर मानव इच्छा द्वारा होता है। किसी वस्तु ने हिंदी में एक वस्तु को कुर्सी और दूसरी को मेज कह दिया। उसी को समस्त भाषा भाषियों ने यदि स्वीकार कर लिया तो कुर्सी और मेज शब्द उन वस्तुओं के लिए प्रयोग में आने लगे। अतः वस्तुओं के लिए प्रतीकों का निर्धारण या दृश्यत इच्छा से दिया गया नाम है, या दृश्यत मतलब होता है जो अपनी इच्छा से दिया गया नाम है। ये भगवान से लिखा के नहीं आता कि कुर्सी हैगा, ये मनुष्य ने ही गठित किया है। इस तरह प्रतीक का निर्धारण व्यक्ति द्वारा होता है, उसे स्वीकृत समाज द्वारा की जाती है। मतलब एक व्यक्ति ने उसे ये कह दिया और समाज ने इसे स्वीकार कर लिया, मान लिया, तो यह भाषा मतलब किसका नाम पर जाएगा। भाषा का संबंध एक व्यक्ति से होता नहीं है, तो दूसरी ओर समाज से है। अतः भाषा केवल ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह दृश्यत ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था होती है। अब हम देख सकते हैं उपयुक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भाषा एक व्यवस्था है। व्यवस्था से तात्पर्य नियम व्यवस्था से है। जहाँ भी कोई व्यवस्था होती है वहाँ कुछ नियम होते हैं। नियम यह तय करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। भाषा किसी भी स्तर
पर ध्वनि शब्द पद पदबंध वाक्य आदि देखी तो सभी जगह आपको यह व्यवस्था दिखाई देगी। कौन कौन सी ध्वनियाँ किस अनुक्रम से मिलकर शब्द बनाएगी, किस अनुक्रम से बनी रचना शब्द नहीं कहलाएगी, यह बात उस भाषा की ध्वनि संरचना के नियमों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हिंदी में निम्नलिखित अनुक्रमों पर ध्यान दीजिए। जैसे क म ल अ है ना, कमल सही है, क है, का आ आकार है, म आ रहा है, इसमें भी आ की ध्वनि आएगी। ला कमल कमल सही है। क ल म कलम, म क ल मकल, ल क म लकम, इन सब में अ की ध्वनि आ रही है ना। तो कलम और कमल सही अर्थ बन रहा है, लेकिन मकल मकल क्या है, लकम लकम क्या है, इन दोनों का कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो ये गलत है। ऊपर के चारों अनुक्रमों में समाज व्यंजन एवं स्वर ध्वनियों के से शब्द बनाए गए हैं, किंतु सार्थक होने के कारण कमल और कलम तो हिंदी के शब्द है, और पर निर्थक होने के कारण मक्कल और कलम हिंदी का शब्द नहीं है। अतः ध्यान रखिए, हर भाषा में कुछ नियम होते हैं, यह नियम ही उस भाषा की संरचना को संचालित और नियंत्रित करते हैं, इसलिए भाषा को नियम संचालित व्यवस्था कहा जाता है। भाषा को क्या कहते हैं, नियम संचालित व्यवस्था कहा। अब हम भाषा के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। भाषा का उद्देश्य, ठीक है। भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण और या विचारों का आदान प्रदान। भाषा के प्रकार और भाषा 3 रूप होते, मतलब भाषा के 3 रूप होते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूँ आगे, तो हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे। मौखिक भाषा जो हमें मुख मतलब कि मुख के द्वारा जो बोल कर हम आदान प्रदान करते हैं उसे मौखिक भाषा। लिखित होता है जो लिख के हम दूसरे को अपनी बात समझाते हैं उसे लिखित कहते हैं। सांकेतिक जो संकेत में इशारों में दूसरे को बताते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब आइए हम इसी के बारे में विचार करते हैं। मौखिक भाषा, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए और श्रोताओं ने सुनकर उसका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसके में वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर अपनी बात उसकी बात सुनता है। इस प्रकार भाषा वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा दूसरे शब्दों में कहे कि जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए टेलीफोन हो गया, दूरदर्शन हो गया, भाषण हो गया, वार्तालाप हो गया, नाटक हो गया, रेडियो। अब देखिए टेलीफोन हो गया, जो मोबाइल हो गया, मोबाइल में ही हम बात करते हैं तो बोलकर ही अपनी आदान प्रदान कर सकते हैं। मौखिक उच्चरित भाषा को बोल चाल के रूप में होता है। उच्चारित भाषा का इतिहास तो मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने जब से इस धरती पर जन्म लिया है तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा। इसलिए यह कहा जाता है कि भाषा मूलतः मौखिक है। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। मौखिक भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। यह भाषा अस्थायी है। उच्चरित होने के साथ यह समाप्त हो जाती है। वक्ता श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हो पाता तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं जिसका प्रयोग वाक्य में विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। यह भाषा का मूल्य प्रधान रूप है। दूसरा है लिखित भाषा। मुकेश छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता और आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। मतलब कि कोई दूर रहता है तो वहाँ पे मोबाइल मतलब कुछ सुविधा नहीं है, ये हो भी तो उसे लिख के पत्र द्वारा भेजता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार और भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है।
इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार और मन के भाव लिखकर प्रकट करता है, उसे दूसरे व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उसे लिखित भाषा कहलाता है। दूसरे शब्दों में जिन अक्षरों और चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, स्वर्ण तार आदि। उच्चरित भाषा की तुलना में लिखित भाषा का रूप बाद है मनुष्य को जब यह अनुभव हुआ होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्तियों तक, आगे आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचा दे, तो उसे लिखित भाषा की आवश्यकता हुई होगी। मतलब पहले के लोग अपनी भाषाओं को लिखित जरिए द्वारा ही लिख के रखते थे, तभी तो हमें पता चला है कि पहले क्या थे और क्या नहीं है। तो यह मौखिक भाषा को स्थायित्व प्रदान करने और हेतु उच्चरित ध्वनि प्रतीकों के लिए लिखित चिन्हों का विकास हुआ होगा। इस तरह विभिन्न भाषा भाषी समुदायों ने अपनी अपनी भाषाई ध्वनियों के लिए तरह तरह की आकृति वाले विभिन्न लिखित चिन्हों का निर्माण किया होगा। इन्हीं लिखित चिन्हों का वर्ण लेटर कहा जाता है। अतः इसे मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि फोन है, तो वही लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण लेटर है। लिखित भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार। यह भाषा अस्थायी रूप है। इस रूप में हम अपने भावों विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण है, जो उच्चरित ध्वनियों को अभिव्यक्त करते हैं। यह भाषा का गौण रूप है। इस तरह यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भाषा की मौखिक रूप भी प्रधान और मूल्य रूप है। किसी व्यक्ति को यदि लिखना, पढ़ना या लिखित भाषा रूप नहीं आता, तो भी हम यह नहीं कह सकते कि उसे वह भाषा नहीं आती। किसी व्यक्ति को कोई भाषा आती है, तो इसका अर्थ है कि वह उसे सुनकर समझ लेता है, यह बोलकर अपनी बात संप्रेषित कर लेता है। सांकेतिक भाषा, जिन संकेतों के द्वारा बच्चे गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, वह सब सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जब संकेतों इशारों द्वारा अपनी समझाई जाती है बात तो समझी जाती है, तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता है, सिपाही मुख बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। भाषा की प्राकृतिक, अब हम भाषा की प्राकृतिक बारे में पढ़ेंगे। भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। मतलब भाषा कभी रुकती ही नहीं है। भाषा हमेशा सागर की तरह चलती रहती है। जीवन मतलब बचपन जब जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा चलती रहती है। ठीक है। भाषा हमेशा सागर